नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आप देख रहे हैं चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करेंगे। तो देखो भाई, अभी सरकार जो है रिसेंटली हमारे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो एक बिल लेके आए हैं जिसके तहत कोई एक व्यक्ति, कोई एक मिनिस्टर यदि 30 दिन तक के लिए जेल में रह लेता है, ठीक है, और जो क्राइम है वो एक सीरियस क्राइम है जिसमें 5 साल से अधिक की सजा होगी, 5 साल या 5 साल से अधिक की सजा होगी, तो उस व्यक्ति को अपने मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा देना होगा और वो यदि नहीं देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तब ये बिल किस कंटेक्स्ट में आया है, इसकी हम डिटेल्स को समझेंगे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या है, गवर्नमेंट ने 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, ताकि एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके मिनिस्टर्स के और यूनियन और स्टेट, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट है यूनियन टेरिटरीज है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके रिमूवल के लिए इसमें प्राइम मिनिस्टर और सीएम भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो कौन कौन आ गया, पीएम आ गए, सीएम आ गए, सीएम स्टेट के भी और सीएम यूटीज के भी, इसके साथ में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आ गए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी स्टेट के प्लस यूटीज के। अब 2 ही यूटीज ऐसी हैं जहां पे ये है विधानसभाएं हैं, जिसमें आती हैं दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। अब ये जो मूव है ये एक लार्जर पार्ट है किसका, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को एड्रेस करने का और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेके आने का गवर्नेंस में, ठीक है। अब जो 3 बिल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। एक तो जो बिल है वो अमेंड करेगा आर्टिकल 75 को और 164 को टू स्टैब्लिश रिमूवल प्रोसीजर्स फॉर यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स फेसिंग सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है। और वो उनमें ऐसे सीरियस चार्जेस जिसमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सजा होती है, ठीक है। फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025 एक्सटेंड्स द सेम फ्रेमवर्क टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर इंश्योरिंग यूनिफॉर्म एप्लीकेशन। फिर गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, जिसके तहत आर्टिकल 239AA को अमेंड किया गया है टू अप्लाई सिमिलर प्रोविजंस टू यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज टुगेदर। साथ में ये जो बिल हैं ये कॉम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क बनाते हैं टू एड्रेस एथिकल गवर्नेंस अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब जो प्रोविजंस हैं इसके, जो ट्रिगर मैकेनिज्म है वो क्या है कि कम से कम 30 दिन के लिए उसको अरेस्ट और डिटेन करके रखा जाता है इन अ केस इन्वॉल्विंग ऑफेंस पनिशेबल विद 5 years और मोर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। एप्लीकेशन क्या है, सब पे अप्लाई हो रहा है और कोई एक्सेप्शन भी इसमें नहीं है कि भाई पीएम है तो उसको हम थोड़ी सी छूट दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मिनिस्टर है उसको 31st डे पे खुद से रिजाइन देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने पद को छोड़ देगा, मतलब कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। रीअपॉइंटमेंट अलाउ होगा आफ्टर रिलीज फ्रॉम कस्टडी, ठीक है। यानी कि जब तक वो व्यक्ति जेल में है तब तक वो मंत्री बन के नहीं रह सकता, ठीक है ना। फिर सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोविजन है ये एमपीज के लिए नहीं आया है। ये जो हम बिल पढ़ रहे हैं इट इज नॉट फॉर एमपीज, इट इज ओनली फॉर मिनिस्टर्स। और मिनिस्टर्स भी वो जिनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुए हैं अभी, उनके ऊपर आरोप लगे हैं और आरोप लगने के बाद में 30 दिन तक उनको डिटेन करके रखा गया है। ये नियम उनके लिए है। लेकिन जो एमपीज हैं वो कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं, अब हम उसको समझते हैं। तो सेक्शन 8 जो है आरपीए 1951 का, वो इसकी बात करता है, ठीक है। सेक्शन 8 क्या कहता है कि किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होता है एमपीज का, एमएलएस का अपॉन क्रिमिनल कन्विक्शन। सेक्शन 8 क्लॉज 3 जो है स्पेसिफिकली वो ये कहता है कि यदि एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप साबित हो गए हैं और उसको 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सजा होती है, तब वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। और वो व्यक्ति कब तक चुनाव नहीं लड़ सकता, अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को 4 साल की सजा हुई है तब प्लस 6 years, यानी टोटल 10 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब इसमें सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो है ये पहले हुआ करता था, जो ये कहता था कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर हम मान लेते हैं एमपी है, उसको हाई कोर्ट ने कन्विक्ट घोषित कर दिया कि भाई ये आरोपी है और इसको हम 3 साल की सजा देते हैं। अब वो एमपी क्या करता था, वो हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देता था। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है यानी कि वो बेसिकली ट्रायल में आ गया है ना। और जब मामला ट्रायल होता है, अंडर ट्रायल होता है, तब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला। यानी वो व्यक्ति जो हाई कोर्ट से कन्विक्ट हो चुका है वो सुप्रीम कोर्ट में जब तक ट्रायल चलता रहेगा और सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उसको कन्विक्ट नहीं कर देता, तब तक वो क्या है, इनोसेंट माना जाएगा, यानी कि वो अपने पद पे बना रहेगा। तो ये एक बेसिकली खराब चीज़ थी
जिसको रेक्टिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2013 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया सेक्शन 8 क्लॉज 4 को, कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कन्विक्शन के बाद में इमीडिएटली लागू हो जाएगा, नो प्रोटेक्शन फॉर सिटिंग लेजिस्लेटर्स। ठीक है, पार्लियामेंट कैन नॉट डिले डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1E। ठीक है, फिर अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं लिली थॉमस जजमेंट जो आया था सेक्शन 8 क्लॉज 3 सेक्शन 8 क्लॉज 4 को लेके वर्सेस 130th अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ट्रिगर इसमें क्या है, कन्विक्शन, यानी कि आरोप साबित हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा की सजा हुई है, 2 साल की या 2 साल से ज़्यादा की। इसमें क्या है, अरेस्ट हुआ है और 30 डेज के लिए डिटेन किया गया है। ठीक है, तो दोनों में आपको अंतर समझना है। ये जो बिल है ये MPs के लिए है, मतलब ये जो नियम है, और ये जो बिल आया है ये मिनिस्टर्स के लिए आया है। ठीक है, लीगल स्टेटस क्या है, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लॉ, प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन प्रूवन गिल्ट ऑन सस्पिशन, यानी कि मात्र आपको शक है, संदेह के बिना पर ही आप क्या कर रहे हो, एक व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो फ्रॉम बीइंग मिनिस्टर, वो MP बना रहेगा। ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके ऊपर आरोप लगे थे। ठीक है, आरोप लगे थे, जेल भी गए थे, 30 दिन से ज़्यादा तक जेल में रहे थे वो, है ना। सुप्रीम कोर्ट में बेल मांगी थी, हाई कोर्ट, मतलब कि फिर उनको कुछ समय के लिए कंडीशनल बेल दी गई थी कि आपको क्या करना है, चलो इलेक्शन का प्रचार कर लो, है ना। तो बेसिकली अब अरविंद केजरीवाल जेल से ही CM बने हुए थे शुरू में, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो ये बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर है उसके ऊपर आरोप लगते हैं, तब वो अपनी पॉलिटिकल पावर का मिसयूज कर सकता है, और जो जांच है, एक फेयर इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है ना। तो इस वजह से क्या था, ये नियम लाया गया है। अब इसमें जो आपको चीज़ समझनी है वो क्या है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जब वो जेल से सरकार चला रहे थे तो तब उन पे आरोप साबित नहीं हुए थे, है ना, वो सिर्फ एक्यूज्ड थे। तब इस केस में यदि वो CM के पद से इस्तीफा देते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भाई एक मिसयूज भी तो हो रहा है ट्रायल का। कोई कह सकता है ऐसा कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा, यानी कि राजनीतिक दुश्मनी के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम जुडिशियल सेफगार्ड की बात करते हैं तब MPs वाले केस में जुडिशियल सेफगार्ड है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा, कन्विक्शन के बाद में। लेकिन यहाँ पे आपको जुडिशियल सेफगार्ड देखने को नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से इसका मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो ये एथिकल गवर्नेंस को इन्हेंस करता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एथिकल स्टैंडर्ड्स आते हैं गवर्नेंस में, और प्रिवेंट होता है, मतलब बचता है मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस का बाय इंडिविजुअल्स फेसिंग सीरियस क्रिमिनल एलिगेशंस। इसके साथ में जो जनता का भरोसा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में वो भी बढ़ता है। ठीक है, पॉलिटिक्स का डीक्रिमिनलाइजेशन होगा, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि कई बार ऐसे ऐसे लोग मंत्री बने बैठे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात आती है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपका UPSC मेंस का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है डायरेक्टली, आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आप देख सकते हो। एक ये कीवर्ड्स तो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। अब ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की अगर हम बात करें तो वही कॉन्सेप्ट है कि भारत में जो कानून है वो क्या कहता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गिल्टी है अंटिल प्रूवन इनोसेंट। यही तो नियम बन रहा है इसमें 130th अमेंडमेंट में। इसी वजह से उस व्यक्ति से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है या फिर उसको उसके पद से हटा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाता है, ऐसा लोगों का कहना है जब हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट दैट द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल राइट्स ओड टू अ पर्सन। ठीक है, अब प्रिवेंटिव अकाउंटेबिलिटी भी इसमें आती है कि आप देख रहे हो कि आप जवाबदेही तो तय कर रहे हो, लेकिन प्रिवेंटिव अकाउंटेबिलिटी है क्यों, क्योंकि उसके ऊपर अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कौन से आर्टिकल्स का यूज हुआ है, तो आर्टिकल 75 का यूज हुआ है, 164 का और आर्टिकल 239AA का। 75 का क्यों हुआ है, ये हुआ है यूनियन मिनिस्टर्स के लिए, जिसमें PM आ जाएंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे, है ना। अब आर्टिकल 164 का यूज हुआ है स्टेट में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए, जिसमें आपका CM भी है, CM आ जाएंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे। अब 239AA जो है ये बेसिकली यूनियन टेरिटरीज के लिए यूज हुआ है, जिसमें स्पेसिफिकली दिल्ली की बात होती है, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी 2 ही ऐसी विधानसभाएं हैं जो यूनियन टेरिटरी होते हुए भी हैं। मतलब कि यही 2 UTs हैं जहां पे आपको विधानसभाएं देखने को मिलती हैं। तो उनके द्वारा अगर कोई ऐसा मामला आता है कि उन पे सीरियस एलिगेशंस हैं तो उनको कैसे छोड़ा जा सकता है, तो इसलिए इस बिल में इनको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब कुछ की कंसर्न्स हैं, वो यही है कि अरेस्ट है विदाउट कन्विक्शन, तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट ज़्यादा दिखता है। और
ये एक पॉलिटिकल वायलेशन है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का, ठीक है। मिसयूज हो सकता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा। कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि जो ईडी है और सीबीआई है, ये पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है उसके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। तो इस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है वो मिसयूज कर सकते हैं इसका अपने जो पॉलिटिकल अपोजिशन है उनको परेशान करने के लिए, और एक टूल बन सकता है पॉलिटिकल वेंडिटा का। वेंडिटा मतलब दुश्मनी, तो राजनीतिक दुश्मनी का टूल बन सकता है। अब जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं वही जज बन जा रही हैं, तो ये तो गलत बात है। ये सेपरेशन ऑफ पावर का भी क्या है, वायलेशन है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, इसका क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है इसके जरिए, और डेमोक्रेटिक फेयरनेस भी इससे अंडरमाइन होती है। अब जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। देखो होना क्या चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को जिसके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं उसको उसके पद से हटाया जाना है मिनिस्टर के, तो जुडिशरी जो है उसका एक ओवरसाइट होना चाहिए कि जुडिशरी क्या है कि हाँ इसके ऊपर हमें लगता है कि प्राइमा फेसी आरोप ठीक है, इसको हटा दो। लेकिन अब ये जो ठीक है, ये सजेशन ठीक है, लेकिन इसको भी आपको समझना होगा कि हमारे देश में जो जुडिशरी है उसके ऊपर कितने पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, है ना। जो केसेस हैं उसके फाइलों के नीचे दबी पड़ी है जुडिशरी, तो इसके डेट आने में भी कितना टाइम लग जाएगा। तो क्या हम उतना वेट कर सकते हैं? हमें सारी चीज़ों को लेके चलना होगा। पोटेंशियल वायलेशन होता है इससे सेपरेशन पावर का। पॉलिटिकल आउटकम्स डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ठीक है। अब जो मेरिट्स हैं बिल के वो ऑब्वियसली यही है कि क्रिमिनलाइजेशन को एड्रेस किया जा रहा है। एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और इस तरीके से अगर आप एक क्लियर मैकेनिज्म लेके आते हो तो ये एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन है, और ये हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको इन फ्यूचर क्या करेगा, क्लीन करेगा, साफ सुथरा करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट को भी अप होल्ड करता है। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन है, ये अच्छी बात है कि इसमें ऐसा नहीं है कि पीएम को या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उनको छोड़ दिया गया हो, और इससे पब्लिक स्टैंडर्ड्स भी बेहतर होंगे, ठीक है। एक पॉलिटिकल एथिक्स जो है या फिर पॉलिटिकल इंटीग्रिटी जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। क्रिटिसिज्म जो है हमने पहले भी पढ़ लिया था, आप एक बार यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। एजेंसी का ओवर रीच हो सकता है, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके साथ में रिडंडेंसी हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी आरपीए 1951 है जो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई करता है कन्विक्टेड लॉ मेकर्स को। यही आपको डिफरेंस समझना है कि आरपीए कन्विक्शन होने के बाद में डिस्क्वालीफाई करता है, और ये जो कानून है ये बिना कन्विक्शन के ही डिस्क्वालीफाई करता है। हालांकि वो व्यक्ति जो मिनिस्टर था वो अपने सिर्फ मिनिस्टर की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हुआ है, वो एमपी के पद पर बना रहेगा, ठीक है। फिर हम वे फॉरवर्ड देख सकते हैं कि जुडिशियल ओवरसाइट हमें इंक्लूड करना चाहिए, यानी कि जुडिशरी तय करेगी कि उस व्यक्ति को उसके पद से हटाया जाए या ना हटाया जाए। क्लियर डेफिनेशंस होनी चाहिए। सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस का हमें कई बार मीनिंग समझ नहीं आता कि भाई क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। तो इसमें एम्बिग्विटी का जो स्कोप हो सकता है उसको दूर किया जाना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट रिव्यू बैठा दो, एक बाई पार्टीसन कमिटी बैठाओ, या इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें केसेस को बिफोर ट्रिगरिंग रिमूवल, ठीक है। और आर्टिकल 21 की भी बात की जाती है कि भाई जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एक लैंडमार्क रिफॉर्म है इंडियाज फाइट अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और ये रिफ्लेक्ट करता है कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। लेकिन जुडिशियल सेफगार्ड जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, सेपरेशन ऑफ पावर है और ड्यू प्रोसेस है, इनका हमको वायलेशन होता भी नजर आता है। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वही क्या बन जा रही हैं, एक तरीके से जज बन जा रही हैं, है ना। ईडी ने किसी को डिटेन कर लिया 30 दिन के लिए, तो वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ईडी जज बन गई है, ठीक है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज रिकमेंडेशन विल बी क्रूशियल इन इंश्योरिंग दैट फाइनल लेजिस्लेशन स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन एथिक्स एंड फेयरनेस। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, ये अभी बिल ही है, ये एक्ट बना नहीं है। इसको हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में भेजा हुआ है, और वो अपनी रिकमेंडेशंस देगी। उसके बाद में जो बिल न्यू बिल आएगा, मतलब जो बिल बाद में आएगा, उसमें हमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रिफॉर्म है ये भारत की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाएगा, स्ट्रेंथन करेगा, या फिर ये एक टूल बन जाएगा पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का, ये तय होगा जब ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो PYQs आए हैं उनको देख लेते हैं। पहली बात तो ये GS के पेपर 2 में काम आएगा, आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में, ठीक है। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, हमने देखा अभी कि सेपरेशन ऑफ पावर का किस तरीके से हमें वायलेशन होता नजर आता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है 75 आर्टिकल 164 और 239 AA, इसी तरीके से एथिक्स से भी ये संबंधित है। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चंस जो मेंस में आए हुए हैं वो क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस टूवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन डीलिंग विद द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया है उससे भी आप कुछ पॉइंट्स इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फिर है डिस्कस द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन इंडिया।
आप लोग कहोगे तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। फिर एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस, आप लोग चाहोगे तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर भी मैं एक एक दिन वीडियो लेके आ जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आप लोगों को डिमांड करनी पड़ेगी। आप लोगों का कोई और टॉपिक आप चाहते हो जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए उसके लिए कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जब तक मुझे सजेशन ही नहीं दोगे कि किसके ऊपर वीडियो बनाना है तो फिर ये वन वे कम्युनिकेशन रहेगा और मैं अपनी मर्जी से जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उन पे ही वीडियो लेके आ पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाइप जरूर करें। हाइप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारे वीडियोज़ की रीच जो है वो बढ़ेगी। देखिए इस तरीके की वीडियोज़ बनाने में बहुत टाइम जाता है क्योंकि हम इसको प्योरली यूपीएससी रिलेवेंट रखते हैं, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन भी डालते हैं इसमें, तो टाइम बहुत जाता है। तो उस एफर्ट को अगर हमें उतना रिवॉर्ड भी मिलेगा तो हम और मोटिवेट होंगे ऐसे वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। तो आपको हाइप जरूर करना है, इसके साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी करना है। अब एक क्वेश्चन अभी रह गया है प्रीलिम्स का, वो भी देखो आप। देखो तो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, जो हम कर सकते हैं इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद में। इसका पहला स्टेटमेंट आप लोग खुद पढ़ लेना, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आरपीए 1951 अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison। इसमें क्या लिखा है कि एक व्यक्ति जो है उसको 5 साल की सजा हुई है, ठीक है। तो वो जेल से छूटने के बाद, 5 साल की सजा काट के आने के बाद भी जेल से छूटने के बाद कभी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। तो आप लोग बताओ ये चीज़ सही है क्या गलत है। हमने सेक्शन 8 क्लॉज 3 पढ़ा था किसका, आरपीए 1951 का। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि एक व्यक्ति जो है जिसको सजा हुई है 5 साल की, वो जितने साल की सजा हुई है प्लस 6 ईयर्स तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये व्यक्ति जिसको 5 साल की सजा हुई है ये टोटल 11 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, 11 साल के बाद में दोबारा से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो थैंक यू।